नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सी दिनेश पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको 12th का पूरा कोर्स अकाउंटिंग का कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पे जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है और आपसे मैं इस कोर्स के लिए कोई चार्जेस चार्ज नहीं करने वाला हूं। मैं आपको लेकर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा अकाउंटिंग का। और जो भी दोस्त आप लोगों के 12th क्लास के अंदर हैं, या अगर आप सीए इंटर या बीकॉम के स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें या उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कि 12th के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं 2027 में। दोस्तों, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं आपको जो अकाउंट पढ़ाऊंगा, मैं आपको बेसिक नॉलेज के तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई डिटेल सीरियस लेवल नहीं बताऊंगा इसके अंदर। दोस्तों, पिछली जो 3 वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पे डाली हैं फंडामेंटल से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने जो कवर कर लिया वो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद में हमने उसकी इंपॉर्टेंस, पार्टनरशिप डीड, उसके क्लॉसेस, वो हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है या एब्सेंस है या कोई क्लॉज हमारे एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप पे नहीं लिखा गया है, तो हम लोग उसको कैसे डील करेंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो भी मैंने आपको पिछली 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवाया है। तो दोस्तों, आज जो है हम सबसे पहले जो पीछे 3 क्लासेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, हम सबसे पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2 क्वेश्चन है मेरे पास में जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद में हम अगले कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, जो कि हमारा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और देन आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारे पास में है ये आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। होप आपको दिखना चाहिए अब ये। ठीक है, तो दोस्तों, पिछली जो वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस करी हैं उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी लास्ट जो वीडियो मैंने लेक्चर अपलोड किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है, जहां पे हमने बात करी थी कि पार्टनरशिप डीड की जरूरत क्या है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या ओरल एग्रीमेंट हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है या एब्सेंस है किसी क्लॉज का पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, तो हम उसको पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कैसे डील करते हैं, क्या पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास में है वो है क्वेश्चन नंबर 1। Ram, Karan and Shyam are partners in a firm and they do not have a partnership deed. ठीक है, 3 पार्टनर है, राम, करण एंड श्याम। वो एक फर्म में पार्टनर है जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। ठीक है, उसके बाद में हमारे को टोटल 6 कंडीशन इस क्वेश्चन में दी गई हैं और हमसे पूछा गया हाउ विल द अबव इशू विल बी रिजॉल्व। तो ये ऊपर के जो इश्यूज दिए गए हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं और मेरे को आप बताइएगा। आप अगर देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, जब देखेंगे तो प्लीज जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसका कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले उसने पॉइंट बोला है कि राम हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। करण और श्याम जो कैपिटल लाए थे, उससे ज्यादा कैपिटल राम ने इन्वेस्ट करी है फर्म के अंदर, एंड आस्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10%। और राम कह रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो मेरे को जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा, वो मेरे को उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए कैपिटल के ऊपर, कितना, 10% पर एनम। बट करण एंड श्याम डू नॉट एग्री विद हिम। लेकिन करण और श्याम ने मना कर दिया कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम नहीं देंगे, चाहे भले ही आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आए हैं। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आप अगर पीछे की वीडियो देखी है तो आप मेरे को बताइए, कमेंट करके उसमें दीजिएगा मेरे को कमेंट कि क्या वो राम जो है उसका जो मांगना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है नो। नो क्यों? मैंने जब इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी उसमें जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में उसका क्लॉज नहीं लिखा गया है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसमें आप लिखेंगे नो, राम हैड नॉट क्वालिफाई और द
और द ऑब्जेक्शन ऑफ द करण एंड श्याम इज करेक्ट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन केस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट इन द पार्टनरशिप फर्म देन इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू द पार्टनर इज नॉट पेड बाय द फर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। राम को नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से जो वो डिमांड कर रहा है। दूसरा है करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ बट राम एंड श्याम डू नॉट एग्री विद हिम। करण ये कह रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा टाइम बिजनेस में देता हूं तो मुझे 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दो, बट राम एंड श्याम ने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बिजनेस के अंदर आप चाहे जितना मर्जी टाइम दिए सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप बताइए क्या होगा। जब मैंने डीड पढ़ाई उस टाइम पे जब मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ाई तो मैंने उसमें कंसेप्ट आपको पढ़ाया था रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। रेम्यूनरेशन के अंदर आपका क्या क्या कवर हो सकता है, सैलरी कमीशन जो है वो उसके अंदर कवर होती है। तो यहाँ पे वो क्या डिमांड कर रहा है, सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। उसमें ये कंसेप्ट था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है इन द पार्टनरशिप फर्म, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द पार्टनर इज नॉट एबल टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो भी नो है एंड द राम एंड श्याम इज डेफिनेटली करेक्ट इन दैट केस। वो जो कह रहे हैं कि हम सैलरी नहीं देंगे तो उसको सैलरी पे नहीं की जाएगी। तीसरा केस है श्याम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन रुपीज 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। श्याम ये कह रहा है कि भाई मैंने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपए का, ठीक है, और मुझे उसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो दोस्तों फिर आपको वही कंसेप्ट लगाना है, आपको जाना है पार्टनरशिप डीड की एब्सेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। उसमें मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दे रखा है तो उस केस में अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन टू द लोन रिसीव फ्रॉम द पार्टनर का कोई क्लॉज नहीं डला हुआ तो भी इंटरेस्ट पार्टनर को पे किया जाता है। कितना, absence of partnership deed interest on loan paid to partner at 6% per annum। ठीक है, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो यहाँ पे श्याम क्या कह रहा है, भाई मैंने लोन दिया 50,000 का, मुझे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या श्याम को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो आंसर है नहीं, उसको नहीं मिलेगा, नो। बट श्याम receive interest 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से श्याम को इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगली कंडीशन जो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है वो बोल रहा है राम विड्रॉ 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। राम जो है ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स निकाल रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल से कुछ पैसा निकाल रहा है। करण एंड श्याम डिमांडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट 10% पर एनम। और करण श्याम ये कह रहा है भाई तू जो 10,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, जो 10,000 रुपए तूने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से निकाला है, ड्राइंग्स निकाली है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम के हिसाब से। क्या इसमें दिया जाएगा, तो अगेन वही पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है इस केस के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर मैंने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब बनी हुई नहीं है, ये क्लॉज नहीं लिखा हुआ, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर अपनी कैपिटल से कोई ड्राइंग्स निकाल रहा है तो उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो, इंटरेस्ट नॉट चार्ज, नॉट चार्ज। दोस्तों इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं ये ज्यादातर 1 या 2 नंबर में आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, उसमें सिर्फ रीजन पूछता है कि रीजन क्या है आपका, ठीक है। अगला बोला जा रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वाज ₹50,000। जो भी ऊपर क्लेम दिया गया है उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करने से पहले, बिफोर क्लेम, उन क्लेम को करने से पहले 50,000 रुपए का प्रॉफिट है एंड राम डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशो।
राम ये कह रहा है कि जो फर्म में प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का, उसको कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऊपर राम का जो पहला पॉइंट था, क्या बोला था? राम सबसे ज्यादा कैपिटल लेके आया था एज कंपेयर टू करण एंड श्याम। तो क्या इस केस में राम ने जो मांगा है कैपिटल रेशो के अंदर, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीएसआर कैपिटल रेशो पे मांगी, क्या वो सही मांग रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। अगेन आप कंसेप्ट में जाएंगे तो वहां पे क्या बोला गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पीएसआर की रेशो नहीं दी गई है, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर पीएसआर की रेशो नहीं दी गई है, तो फिर उस केस में पीएसआर कैसे बांटा जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, किस रेशो में बांटा जाएगा? इक्वली, इक्वल। तो यहाँ पे जो राम डिसाइड कर रहा है कि भैया मेरे को दे दो कितना, कैपिटल रेशो में बांटो, तो कैपिटल रेशो में यहाँ पे ना बढ़ के प्रॉफिट किस रेशो में होगा? इक्वल पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? इक्वल। तो राम जो डिमांड कर रहा है कैपिटल रेशो, वो गलत है। अगला जो बोल रहा है, करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन एज अ पार्टनर, श्याम ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। करण जो उसके अंदर पार्टनर है, वो ये कह रहा है भाई मैं अपने बेटे को एज अ पार्टनर इस फर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, बट श्याम ने उसके प्रपोजल को ऑब्जेक्ट कर दिया। तो अगेन उसी कंसेप्ट में जाइए जहां पे मैंने आपको बताया था कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। न्यू पार्टनर नॉट एडमिट, न्यू पार्टनर नॉट एडमिट अनलेस, अनलेस जब तक कि ऑल पार्टनर आर नॉट एग्री, ऑल पार्टनर आर नॉट एग्री मींस अगर तब तक सारी भी पार्टनर एग्री नहीं कर जाते, तब तक नए पार्टनर को आप फर्म में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट हाँ, डीड होती है, उसमें क्लॉज लिखा हुआ होता है कि नया पार्टनर कैसे एडमिट किया जाएगा, तो बात अलग होती है उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको मैंने दिखाया, ये मैंने आपको पीछे जो मैंने क्लास अभी करी थी, लास्ट क्लास है, मेरी लास्ट लेक्चर था, मेरा जो थर्ड लेक्चर है, मेरे यूट्यूब पेज पे आपको मिल जाएगा। अब वो जाकर के प्लीज देखिए, मैंने बहुत अच्छे से वहां पे समझाया। वो लेक्चर देखने के बाद में जब आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपको इजिली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से आप एक बार इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमारी काम आती है जब हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट हमारे पास में है तो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया मीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं ले सकते, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, रेम्युनरेशन टू पार्टनर नहीं दी जाएगी, और नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि अगर सभी पार्टनर एग्री ना कर जाए। अगर सभी पार्टनर एग्री है नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तो उस केस में आप उसको एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आप कहेंगे तो मैं इसकी जो ये भी पीडीएफ जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां पर पे जा करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सिर्फ जनरल थ्योरी का क्वेश्चन था, तो मैं इसलिए इसको यहीं पे बता दिया, मैंने आपको कंडीशन पढ़ के बता दी, मैंने आपको पीछे का कंसेप्ट रिवाइज करा दिया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन प्रॉपर आपको सॉल्व करवा के दूंगा कि किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, किस तरीके से एंट्रियां पोस्ट होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पिछले कंसेप्ट से ही रिलेटेड है जो हमने पार्टनरशिप डीड का पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है कि ओरल एग्रीमेंट है, तो क्या ओरल एग्रीमेंट वैलिड होता है पार्टनरशिप डीड में? तो हाँ, ओरल एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि पार्टनरशिप जो हमारी होती है उसके अंदर ओरल एंड द रिटर्न एग्रीमेंट बोथ आर वैलिड। रिटर्न एग्रीमेंट के जब वो बनता है, उसमें जब सारे क्लॉसेस लिख दिए जाते हैं, तो वो हमारी बन जाती है क्या? पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, रामू एंड श्यामू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर है रामू एंड श्यामू, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। उनके पास में पार्टनरशिप डीड तो नहीं है, बट उन्होंने एग्री कर रखा था कुछ कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे अब ये मत देखिएगा कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग सारा कंसेप्ट वैसा ही लगा देंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, नहीं।
हमारे को यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाना है वो आपको देख के चलना, ओरल एग्रीमेंट हो रखा है, डीड भले ही नहीं बनी लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन के ऊपर एग्री किया हुआ है। सबसे पहला है सैलरी टू बी पेड टू रामू है 10,000 पर मंथ। उसने कहा कि रामू को जो सैलरी दी जाएगी वो 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। फर्म जो है 10,000 रुपए पर मंथ उसको सैलरी पे करेगा, किस पर? रामू। श्यामू गेट कमीशन एट 10% पर एनम ऑफ द नेट प्रॉफिट। श्यामू को जो है वो 10% नेट प्रॉफिट की कमीशन मिलेगी। जो भी प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट उसके ऊपर उसको 10% कमीशन दे दी जाएगी। उसकी जो प्रॉफिट आया उसका 10%, मान लीजिए अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट आया तो उसका 10%, 1,000 रुपए उसको कमीशन दी जाएगी। तीसरा बोला इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड 10% पर एनम। जो कैपिटल दोनों पार्टनर्स ने लगाई हुई है उसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउ होगा। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। जो ड्राइंग अगर दोनों में से कोई भी ड्राइंग करता है, मतलब पैसा निकालता है फर्म से कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर वो पार्टनर जो है वो क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। किस रेट से? 10% पर एनम के। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ पार्टनर एग्री। कोई भी नया पार्टनर फर्म में ऐड नहीं कर सकते जब तक कि दोनों पार्टनर एग्री ना कर जाए। ये कौन सा कंसेप्ट है? ये है न्यू पार्टनर का केस। न्यू पार्टनर, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन में हुआ क्या? डिस्प्यूट आ गया। डिस्प्यूट क्या है अब ध्यान से समझिएगा। कंडीशन आपने देख ली है, क्या क्या बोला गया? पहला, रामू को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए पर मंथ। रामू कमीशन लेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट अलाउ होगा कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्रॉइंग्स के ऊपर 10% पर एनम। और पार्टनर जो है नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते जब तक कि दोनों पार्टनर एग्री ना। अब डिस्प्यूट क्या है? श्यामू डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ द रामू। श्यामू ये कह रहा है कि भाई जितनी रामू को सैलरी दे रहे हो मेरे को भी सैलरी ही चाहिए, ये भी सैलरी ही चाहिए कमीशन के बदले में। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? अब ध्यान से ऊपर पढ़िए। उनके बीच में डीड तो नहीं थी, डीड नहीं थी, बट उन्होंने एग्री कर रखा था क्या? रामू को सैलरी मिलेगी और श्यामू को कमीशन मिलेगी। तो वो ऐसा नहीं कर सकता। श्यामू यहाँ पे सैलरी नहीं ले सकता कमीशन के बदले में, तो श्यामू को सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका आंसर होगा द डिमांड ऑफ द श्यामू to be paid salary equal to the salary of Ramu is not valid in view of the agreement of the payment of commission। ठीक है, मींस कमीशन जो उसको मिलने वाली थी कमीशन के बदले में सैलरी नहीं दी जाएगी। अब दूसरा है रामू डिमांड दैट हिज सन शेरी। रामू कह रहा है मेरा बेटा है शेरी, हम उसको एडमिट करवाना चाहते हैं एज ए पार्टनर 25% ऑफ शेयर आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके में से 25% शेयर रामू अपने बेटे को देना चाहता है और उसे एज ए पार्टनर एडमिट करवाना चाहता है। श्यामू डज नॉट एग्री। श्यामू ने मना कर दिया, श्यामू एग्री नहीं हुआ। अब फिर आप क्वेश्चन में जाइए। क्वेश्चन में उसने डीड नहीं थी, बट जो कंडीशन थी उस कंडीशन के अंदर क्या बोला गया था? कंडीशन नंबर 5 में पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ पार्टनर एग्री। जब तक कि दोनों पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। तो क्या रामू जो डिमांड कर रहा है कि उसके बेटे शेरी को पार्टनर एडमिट कर लिया जाए फर्म में, क्या वो ऐसा हो सकता है? तो इसका भी आंसर है नो। नो। व्हाई? बिकॉज एज पर द एग्रीड टर्म्स इन द ओरल एग्रीमेंट पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ पार्टनर एग्री। ठीक है, तो जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है जो कि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ाया था, उससे रिलेटेड मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको करा दिए। अगर आपके पास में कोई और क्वेश्चंस हो जो कि आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, ठीक है, आपके स्कूल में या ट्यूशन में जो भी बुक लगवाई है, आपने ये कंसेप्ट पढ़ लिया हो, आप अब रिवीजन स्टेज में हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरे को पता है कि मैंने मेरी वीडियो थोड़ा लेट आना शुरू हुई है। आपने कोचिंग या स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ लिया है और आपके पास में कोई क्वेश्चन है जो कि आपको डाउटफुल है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये इसमें एग्री होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिछली वीडियो के अंदर दे दिया है, आप मेरे को वहां पे नंबर चेक करके मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका क्वेश्चन कवर कर दूंगा। ठीक है,
अब दोस्तों क्वेश्चन तो हो गए यहाँ पे 2 खत्म हमारे। क्वेश्चन तो अभी और भी अब चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आज कंसेप्ट पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों ध्यान से समझना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अभी मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा डाउन, मैं पहले आपको यही बता। दोस्तों सबसे पहले वर्ड है चार्ज, वर्ड है, एक वर्ड है एप्रोप्रिएट। चलो, चार्ज का मतलब क्या होता है, कोई भी अमाउंट आपके पास में आ रहा है उसमें से आप खर्चा कितना एडजस्ट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अब आपके पास में वो अमाउंट बच गया, अब आप उसको कैसे बांटोगे। एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना। ऐसे तो इसका हिंदी वर्ड हो, हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है विनियोजन करना। ठीक है, विनियोजन मतलब छोटा अमाउंट। हाँ, चार्ज का मतलब होता है, चार्ज कहते हैं ना कि हमने उसके लिए चार्ज पे किया, पैसा पे किया, खर्चा, से कोई सामान लेना था, हमने उसके लिए पैसा खर्च किया। तो दोस्तों अब इसमें जो पहला कंसेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, कोई भी खर्चे को प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करना। मींस जो प्रॉफिट आपको आने वाला है वो प्रॉफिट आएगा कब, जब आप पहले खर्चा बुक कर देंगे। खर्चा बुक करने के बाद में, मींस आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जब भी एक बिजनेस करते हैं तो आपने जब सेल होगी, परचेज होगी, कुछ खर्चे होंगे, जब सब माइनस कर देंगे तब आपको लास्ट में पता चलेगा भाई मैंने इतने का सामान खरीदा था, इतने का बेच दिया, ये और मैंने खर्चे करे, और इसके बाद में मेरे हाथ में क्या कहते हैं नेट, मतलब लास्ट में नेट बचत कितनी आई, जो कि मेरी पॉकेट में जाएगी, मेरी पॉकेट में जाएगी। मतलब बिजनेस से पैसा जो सब कुछ खर्चे एडजस्ट करने के बाद में कितना पैसा उठ करके मेरी जेब में जाएगा। ठीक है, ये होता है सोल प्रोप्राइटर का कंसेप्ट। सेम कंसेप्ट आपका पार्टनरशिप पर चलता है। पार्टनरशिप में सेम कैसे चलता है, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, कुछ खर्चे बुक करेंगे, खर्चे बुक करने के बाद में आपके पास में नेट प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट जब आएगा वो क्या होगा, वो डायरेक्ट एक पार्टनर अपनी जेब में उठा करके नहीं रखेगा, क्या करेगा, उसको उस प्रॉफिट को फिर फर्दर बांटा जाएगा। हाँ तो दोस्तों अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है कि भाई जब वो प्रॉफिट आया फर्म के अंदर, ठीक है, अब वो जो फर्म में प्रॉफिट आया तो वो कोई एक पार्टनर उठा करके अपनी जेब में रख के नहीं जाएगा। वो प्रॉफिट क्या होगा, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनमें भी बटेगा। बट वो प्रॉफिट बटने से पहले उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती है। ठीक है, मींस आपके पास में नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट बिजनेस से आ गया, सारे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड थे वो आपके बुक हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट आने के बाद में फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंशन। जैसे कॉलोनीज के अंदर नहीं होता है कि एक्सटेंशन कर दिया, थोड़ी और बढ़ा दी, थोड़ी और बढ़ा दी, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, वहां से जब ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हैं तो वो आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लेकर के आते हैं, फिर खर्चे बुक करते हैं, नीचे आकर के आपका जो बैलेंस बचता है वो या तो क्रेडिट साइड में बचेगा या डेबिट साइड में बचेगा। तो क्रेडिट साइड में मतलब लॉस है और डेबिट साइड में मतलब प्रॉफिट है। फिर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है फिर वो अमाउंट वही क्रॉस में, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, और लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट। अब दोस्तों जब वो प्रॉफिट आ गया आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, अब उसके बाद में फर्दर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होती हैं ताकि हमारे को नेट प्रॉफिट पता चल पाए कि भैया नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास में जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है। एप्रोप्रिएशन के अंदर, एप्रोप्रिएशन में जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, ये जो अकाउंट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट टाइप की,
जैसे पहले तो जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला तो हमने क्या करा था, खर्चे बुक करे बिजनेस के रिलेटेड। और जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बैलेंस आ गया मान लीजिए नेट प्रॉफिट का है? अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नेट लॉस होगा, ठीक है, मैं अभी अब लिख रहा हूँ नेट लॉस होगा। ठीक है? अब क्या होगा इसके बाद में, अब आपको पता होना चाहिए, अब इसके अंदर पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं या जो उनसे लेना होता है वो बुक होता है। पार्टनर से कुछ लेना है, कुछ उनको देना है, वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट होगा। किस तरीके का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रॉफिट तो बटने वाला प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है पार्टनर का, वो बढ़ेगा क्योंकि ड्रॉइंग बढ़ जाएंगी, ड्रॉइंग पार्टनर से लेनी है। देना क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसके बाद में सैलरी हो सकती है, सैलरी पार्टनर की, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जो पार्टनर को देना है, ठीक है, जो लेना है और जो देना है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट होता है। तो पार्टनर से लेना है यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है तो क्रेडिट साइड में, देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है पार्टनर को, कमीशन देनी है पार्टनर को, वो डेबिट साइड। ये जब सब एडजस्टमेंट हो जाती है, तो एडजस्टमेंट होने के बाद में इसमें एक और भी होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी हो सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी आपका ये। उसके बाद में जो अमाउंट बचता है वो या तो आपका साइड बचेगा डेबिट साइड में या बचेगा क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आ गया तो ये प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल। और यहाँ पे अगर लॉस आ गया तो ये लॉस है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, ठीक है। अब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंस लास्ट में बचता है सब कुछ लेन देन होने के बाद में, ये जो प्रॉफिट होता है ये आपका बढ़ता है, ये लॉस जो बढ़ता है वो बढ़ता है पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो अमाउंट आएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग आएगी या लॉस शेयरिंग आएगी, वो कहाँ जाती है, कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट दो तरह के होंगे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, जो कि हम अगली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। दो तरह के अकाउंट चलते हैं, एक फिक्स अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल का होगा तो उस केस में आपका जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग होता है वो कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है उसी में चला जाता है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक चीज और है, ध्यान से समझना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में आपका चार्ज मतलब एक्सपेंस तब भी बुक होगा अगर फर्म लॉस में है। फर्म अगर लॉस में है, लॉस में है, फर्म को लॉस हुआ, चार्ज आपका तब भी होगा, तब भी होगा, ठीक है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस है तो उस केस में खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आप पार्टनर से लोगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व ये कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ लॉस के अंदर ड्राइंग्स आपकी ऐड होंगी ताकि लॉस जो कम हो जाए, और जैसे कम थोड़ा लॉस होगा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, एज पर द क्वेश्चन और द सिचुएशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये ध्यान रखना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में एक्सपेंस तब भी होगा जब अगर फर्म को लॉस हो रहा है, तो एक्सपेंस फिर भी इनकर होगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में खाली अगर लॉस हो रहा है तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम पार्टनर से रिसीव करेंगे, बट बाकी कोई भी अदर कोई मिलने वाला है लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो कुछ नहीं होगा, सीधा लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट आ भी जाता है, मान लीजिए पहले लॉस में थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डल गई उसके अंदर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डलने से वो प्रॉफिट में आ गई, तो वो प्रॉफिट आप कहेंगे कि भाई प्रॉफिट में तो आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, सैलरी भी दो, कमीशन भी दो, रिजर्व में भी ट्रांसफर करो। तो वो जो वहां पे ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अप टू प्रॉफिट तक ही हो सकता है। मीन्स ये नहीं है कि अगर 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, प्रॉफिट आया 5,000 रुपए का, तो जो सैलरी जाएगी वो अप टू 5,000 तक की जा सकती है,
10,000 नहीं जाएगी, मतलब फर्म को दोबारा से लॉस में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मैं क्या बोल गया ये आपको अभी समझ में आएगा। अभी आपको यहाँ पे खाली इतना समझ लिए, जो इतना मैंने बोला उतना आप सुन लीजिए। ये मैं अभी जब बताऊंगा, जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आपको ये मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्या बोला मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसके कंसेप्ट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लिखा क्या हो। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहला है कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या बोला है उसने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। वो दिख रहा होगा, ये दिखना चाहिए आपको। कंसेप्ट सबसे पहला वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें भी वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई थी, तो आप यहाँ से रीड भी कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में? तब भी बुक होगा अगर फर्म लॉस इनकर कर रही है। ठीक है, अब देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रेफर टू एक्सपेंस दैट आर डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। मींस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले जो भी एक्सपेंस है वो डिडक्ट होते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही होता है एक्सपेंस दैट आर डिडक्टेड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट किए जाएंगे। These are compulsory expenses and must be paid whether the business earns profit or not. और ये वो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं जो कि फर्म को करने ही करने हैं, चाहे भले ही फर्म प्रॉफिट कमा रही हो या लॉस इनकर कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझिए, आप एक फर्म है, ठीक है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपने एक जगह रेंट पे लेकर के अपना ऑफिस खोल रखा है। ठीक है, रेंट पे लिया और आपने ऑफिस खोल लिया, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है और हर महीने वो जाता है। अब फर्म को मान लीजिए 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। क्या आप लैंडलॉर्ड को ये बोल सकते हैं भाई रेंट मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मेरी फर्म को लॉस हो रहा है? या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये बोल सकते हैं कि भाई मैं बिजली का बिल नहीं भर पाऊंगा क्योंकि मेरी फर्म को लॉस है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा चाहे भले ही आप लॉस कर रहे हो। और अगर रेंट पे नहीं करा तो लैंडलॉर्ड ये आके कह देगा भैया अपना ऑफिस बंद करो और यहाँ से खाली करो मेरे को जगह, मैं किसी और को रेंट पे दूँ। मेरे को जब फायदा नहीं तो मैं तुम्हें रेंट पे क्यों दूं जब आप रेंट ही पे नहीं करोगे? तो कौन से एक्सपेंसेस है? कंपलसरी एक्सपेंसेस जो कि फर्म को करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसिस जो कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट होता है, और ये कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं जो कि किसी भी बिजनेस को करने ही करने हैं, चाहे वो प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या वो लॉस हो। दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया आपको, जब कंसेप्ट बता रहा था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को बांटना आफ्टर इट हैज बीन कैलकुलेटेड, जब वो कैलकुलेट हो जाता है। तो कैलकुलेट कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने अभी पीछे आपको बताया। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के अंदर जो निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको तो नेट प्रॉफिट आया उसमें जो पार्टनर से लेना है उसको ऐड कर दीजिए और जो पार्टनर को देना है वो उसमें से माइनस कर दीजिए। मीन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से आनी है, ऐड कर दो। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जाना है, सैलरी जानी है, कमीशन जानी है, ट्रांसफर टू रिजर्व जाना है, उनको माइनस कर दो। जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको पीएसआर रेशियो में बांटो और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और वो अगर फिक्स्ड है तो फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड है करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। These are not expenses but allocation of profit among stakeholders। ये जो expropriation of profit है ये क्या नहीं है? खर्चा नहीं है। ये क्या है? सिर्फ एलोकेशन है प्रॉफिट का वो स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पे? पार्टनर। स्टेक होल्डर कौन है हमारे? पार्टनर्स। ये पार्टनर्स को दिया जाएगा। क्या एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ गया? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं
लिख देता हूं एक बार, नेट प्रॉफिट जो आया उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एड लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस सैलरी टू पार्टनर लेस कमीशन लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो बच गया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर इन सीएसआर रेशो में उनको बांट दिया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं हम इसके की डिफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंसेस मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या भिन्नताएं हैं, यानी कि क्या अंतर है। सबसे पहला है नेचर। नेचर मतलब दोनों का नेचर तरीके का है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? ये है हमारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस चार्ज होंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहला नेचर समझ में आ गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस ऑल द एक्सपेंसेस आर बुक्ड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर for calculating the net profit or the loss, and it is mandatory if the firm is incurred loss or earning the profit. Appropriation of profit is the distribution of the profit after adjusting all the expenses in the profit and loss account and after adjusting all the entries related to the partner. दूसरा है टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डिडक्ट बिफोर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाने चाहिए। मीन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है वो सबसे लास्ट फिगर होती है जब हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम बुक हो जाती है। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कोई भी इनकम हो, चाहे वो आपने बिजनेस से कमाई हुई इनकम हो या फिर कोई ऐसी इनकम है जो कि आपके बिजनेस से नहीं आ रही, वो इनकम सब बुक हो जाएंगी। सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब बुक होने के बाद में जो लास्ट में बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डन आफ्टर नेट प्रॉफिट। टाइमिंग क्या है? मतलब जब एप्रोप्रिएट कब होगा? जब प्रॉफिट आ जाएगा तभी तो आप बांटोगे ना। जब तक प्रॉफिट ही आपको नहीं पता तब तक आप बांटोगे क्या? तीसरा है कंपल्सन। कंपल्सन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज कंपल्सरी, मस्ट बी पेड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मस्ट बी पेड, मतलब पे तो करना ही करना है, चाहे आप इनकर करें लॉस चाहे अर्न करें प्रॉफिट। मैंने ऊपर बताया था आपको, दीज आर द कंपल्सरी एक्सपेंसेस। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट अवेलेबिलिटी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसकी कंपल्सन क्या है? ये हाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा कब? जब हमारे पास में अवेलेबिलिटी होगी। अब अगर प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद में है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से प्रॉफिट रिड्यूस होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जब खर्चा बुक करोगे तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट कम ही होगा ना। पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से क्या प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो क्या है? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। 100 रुपए आए, 100 रुपए को बांटना है। कैसे बांटना है वो हमारे को चेक करना है कि उस 100 रुपए में से पार्टनर को क्या क्या देना है पहले, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो बच जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जैसे मैंने आपको पीछे बताया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, रेंट हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ठीक है, डेप्रिसिएशन हुआ, ये खर्चे होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वही यहाँ पे उसने दे रखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल के लिए। रेंट है, सैलरी। सैलरी ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे सैलरी टू पार्टनर तो नहीं है सर ये, नहीं, सैलरी टू स्टाफ, मतलब आपने जो बिजनेस में बंदे रख रखे, एम्प्लॉय रख रखे, उनकी सैलरी की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में एक चीज के ध्यान रखना कि तो लोन का इंटरेस्ट है वो चाहे फर्म को मिलने वाला हो या फर्म को पे करना हो। मींस पार्टनर रिसीव करे या फिर पार्टनर पे करे या पार्टनर पे करे, दोनों केस में ये जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। मींस फर्म को मिल रहा है तो इनकम है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के, और फर्म अगर पे कर रही है तो डेबिट साइड में।
पे कब करेगी? जब फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है, और रिसीव कब होगा? जब पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है, वो आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका एप्रोप्रिएशन में जाता है, वो नहीं जाता। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एग्जांपल क्या है? डिविडेंड टू शेयर होल्डर, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये डिविडेंड टू शेयर होल्डर जो आपका यहाँ पे आ रहा है ना, ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये केस जो होता है ना, ये कंपनी के केस में होता है। कंपनीज में होता है, तो ये आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, पार्टनर कमीशन हो सकती है, पार्टनर कमीशन हो सकती है, पार्टनर सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। ये अप्रोप्रिएशन के अंदर जाते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर को जो जो देना है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन मींस बांटना, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना। उस पार्टनर्स को कैसे बांटना? उसमें से कमीशन जाएगी, सैलरी जाएगी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होगा, वो सब है। अब आ जाते हैं हम इसको ऊपर जो हमने कंसेप्ट समझा उसकी इलस्ट्रेशन के लिए एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए एक बिजनेस है, हैज अ रेवेन्यू ऑफ 1 लाख रुपीज एंड एक्सपेंसेस रेंट सैलरी इंटरेस्ट ऑफ 40,000। मींस रेवेन्यू का मतलब है इनकम, इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए की। एक्सपेंस कौन कौन से सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कितना है? 40,000 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट 60,000 रुपए, 1000 नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया? हमने पहले क्या किया? कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट कितना। एप्रोप्रिएशन की बात होती है। स्टेप 2, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब वो बोल रहा है एप्रोप्रिएशन कैसे करना है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन में उसने क्या बोल दिया भैया? 60,000 रुपए को किस किस तरीके से उसने बांटा? 60,000 को कैसे कैसे बांटा उसने? डिविडेंड में डाल दिया 20,000 रुपए, रिजर्व में डाल दिया 10,000 रुपए, रिमेनिंग प्रॉफिट जो 30,000 रुपए का बचा, इसको किस में बांटेगा? वो एएसआर में बांट सकता है, एएसआर में बांट देगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी हो। तो हेयर 40 चार्जेस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट में कितना चार्ज हुआ? यहाँ पे बोला था एक्सपेंसेस 40,000, 30,000 डिस्ट्रीब्यूशन इन एप्रोप्रिएशन। और 1000 रुपए जो है वो कौन सा प्रॉफिट है? जो कि अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के अंदर। तक क्लियर है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। चार्ज का मतलब होता है कि जो भी खर्चा आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले चार्ज होना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो भी प्रॉफिट या लॉस आ गया, अब उसको पार्टनर्स में किस तरीके से, किस सेंस में बांटना है, मतलब क्या क्या पार्टनर को देना है और क्या पार्टनर से लेना है। सीधा सीधा कंसेप्ट। चार्ज आया, सारे खर्चे प्रॉफिट निकालने से पहले बुक कर दो, प्रॉफिट निकालो। फिर उसके बाद में जब उससे पूछे एप्रोप्रिएशन बताओ, तो जो प्रॉफिट आया उसमें से देखो पार्टनर्स को क्या क्या देना है। तो प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमारे पास में। तो क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये। नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है इस केस में, क्योंकि लोन की बात आ रही है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी है। हम इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, देन उसके बाद में हम आगे अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, आदि एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पे कंसेप्ट ले लो, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3। आदि एंड भारत, ए एंड बी दो पार्टनर है। एक मेरे पेज नया खोल लेते हैं, वहां पे हम लोग करेंगे इसको।
साथ साथ में लिखते चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इसमें हमारे ए एंड बी दो पार्टनर है, रेशो कितनी थी 2:2। टू इज टू थ्री, ठीक है, 2:3, ठीक है। 2:3 की रेशो है, कैपिटल है यहाँ पर इसकी, ए की कैपिटल है कितनी 20,000 रुपये, नहीं 2,00,000 रुपये। बी की कैपिटल है कितनी यहाँ पे 1,00,000 रुपये। 1, 2, 3, 4, 5 respectively. On 1st October 2023 they give loans to the firm. ये ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 23 को लोन दिया, लोन दिया किसने, ए ने दिया कितना 4,00,000 रुपए और बी ने दिया कितना 2,00,000 रुपए, ठीक है, समझ में आया। अब उसने बोला है नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि पार्टनर ने लोन दे रखा है, अपनी फिर से उस कंसेप्ट में जाइए, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ डीड लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। कितना रहेगा 6% पर एनम, ठीक है। ये पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। उसने बोला डिटरमाइन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। वो बोल रहा है 31 मार्च 2024 पे आप निकालो कि प्रॉफिट या फिर लॉस कितना होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 31 मार्च 24 पे। तो सबसे पहला केस नंबर 1 है आपका, केस 1, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मीन्स अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, कितना प्रॉफिट आ रहा है 25,000 रुपए का, ठीक है। अब क्या निकालना, सबसे पहले आपको चार्ज करना है इसमें से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है आपको, इसलिए और कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, और कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, ए का लोन कितना था 4,00,000 रुपए का, 4,00,000। रेट क्या लेंगे हम लोग, 6/100 इंटू अक्टूबर 1 को दिया है उसने, 1 अक्टूबर को, ऊपर डेट फिर भी ध्यान रखना, मैं इसी बार में बोल रहा था 1 अक्टूबर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया, अक्टूबर का पूरा महीना काउंट होगा इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए 6, कितने महीने हो गए 6, 6/12, ठीक है। कितना आएगा 100, 6 6 2 12, 2 3 6, 4 3 12, 12,000 रुपए। सेम बी का निकलेगा, बी का लोन कितना है 2,00,000 रुपए का, इंटू 6/100 इंटू 6/12, ना आ गया 6,000 रुपए। अब यहाँ पे निकालिए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा, कितना था आपका पहले 25,000, 25,000 माइनस 12,000
माइनस 6,000, कितनी वैल्यू आई? 12 6 18, 18 तो 20 पर 25, कितना आ गया प्रॉफिट? 7,000 रुपए। ठीक है, ये जो 7,000 रुपए प्रॉफिट आया, उसने क्या बोला, प्रॉफिट को बांटना किस रेशियो में? 2:3 में। तो ए का शेयर कितना बनेगा? ए और बी, ए का शेयर 7,000:2 डिवाइडेड बाय 5 एंड 7,000 to 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो भी अमाउंट आ रहा होगा ये आएगा 5 एकम 5 2 4,20, यानी कि 1,400 रुपये। 14 दूनी 28, 2800 और 14 3 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 303 और 1 4, 4200 रुपये। ठीक है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोस्तों जब भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, जब भी कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपका जो मेन क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ से बनाया है, मैं एक बार आपको फेयर बताता हूँ कैसे बनाना होता है इसको। क्वेश्चन में ए और बी की पार्टनर थी। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दे रखा था उसने? 25,000 रुपए माइनस 12,000 ए का और 6,000 रुपए बी का, कितना आ गया था हमारा? ये 7,000। यह आया कितना हमारा? ये क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब किसमें बांटना है? ए और बी में। ए शेयर एंड बी शेयर। ठीक है, 7,000 टू 2 डिवाइडेड बाय कितना था? 5 था ना, डिवाइडेड बाय 5 और 7,000 टू 2 डिवाइडेड बाय ये 3 था इसका। ठीक है, 3, ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया था हमारा 2,800 रुपये, और ये हमारा आया था 4,200 रुपये। और दोस्तों इसमें एक आपको बनाना होता है वर्किंग नोट, ये बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज एग्जामिनर इसके नंबर काट लेता है। मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। वर्किंग नोट इसलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ए एंड बी। ए का लोन कितना था? 4 लाख। बी का कितना था? 2 लाख। और वो लिखना है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिकॉज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। है ना, ये पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। डिवाइड बाय 6 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा आ गया था 12,000 रुपये। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 6,000 रुपीज। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन पूरा, तो मैंने बनाया है। आप ये मेरा पीडीएफ अगर कहेंगे तो पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास में कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। उसके बाद में दूसरा दोस्तों उन्होंने बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 रुपए का है। ठीक है, 15 में से जब 18 जाएगा तो कितना आएगा? लॉस आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे वाले पेज पे लिख देता हूँ। लॉस आ जाएगा कितने का? सेकंड केस में 3,000 रुपए का। फिर अगेन 3,000 को वही 2/5 और 3/5 में बांट देना।
क्वेश्चन सेम ही होगा, ठीक है। 5 30 0 6 दूनी 12, तो पहले वाले केस में आ जाएगा 1200 रुपए का, ये थी 18, और दूसरे वाले केस में 1800 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। तीसरे केस में बोला उसने लॉस हो रखा है, तीसरे केस में क्या बोला उसने, लॉस हो रखा है। अब भाई लॉस हो रखा है तो क्या करे, इंटरेस्ट नहीं ले, ये इंटरेस्ट नहीं दे, खर्चा नहीं दे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को देना नहीं दे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ, चाहे भले ही लॉस भी हो रहा हो आपको इंटरेस्ट फिर भी देना पड़ेगा। तो इस केस में जो लॉस आएगा वो कितना हो जाएगा, 25,000 का लॉस तो ये था ही, इसी 25,000 में 18,000 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर माइनस की होगी तो आप ऐड करेंगे 8 5 13 का 3, हासिल आया 1 2 3 और 1 4, यानी कि 43,000 रुपए का लॉस होगा। इस 43,000 रुपए के लॉस को आपको 2/5 और 3/5 में बांट देना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्व कीजिएगा अपने पास में, अगर नहीं सॉल्व होता तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, सॉल्यूशन मैंने एक पार्ट का केस 1 का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है, केस 2 और केस 3 मैंने आपको बता दिया। केस 2 में 3,000 का लॉस आ जाएगा, इसमें सब कैलकुलेशन सेम होगी, उसी तरीके से फिट करिएगा, आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब ये बात, अगली बात कर रहा है जर्नल एंट्रीज की, पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर लोन अकाउंट। ये थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम पहले टॉपिक समझेंगे, देन हम इसको कवर करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है। कोई भी इशू आता है कि भाई हाँ मेरे को ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो आप डेफिनेटली उसको अपने पास में, अपने जो भी फोन के ऊपर आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में अटैच कर दीजिए, मैं उस कंसेप्ट को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर डालें, ताकि क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग एंगेज होंगे मेरे साथ में, मुझे भी उतना ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स होंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा और पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाऊंगा। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।